गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 सूखी डाली। सूखी डाली में हम कवि परिचय पढ़ चुके हैं, लेखक परिचय पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर। देखिए पहला दृश्य, मानव प्रगति के इस युग में जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अराजकता की हद तक महत्व दिया जाता है और तानाशाही को सभ्य समाज में अत्यंत निंदनीय माना जाता है, दादा मूलराज अपने समस्त कुटुंब को एक यूनिट बनाए, उस पर पूर्ण रूप से अपना प्रभुत्व जमाए उस महान वट की भांति अटल खड़े हैं, जिसकी लंबी लंबी डालियां उनके आंगन में एक बड़े छत की भांति धरती को आच्छादित किए हुए अगणित घोंसलों को अपने पत्तों में छिपाए वर्षों से तूफानों और आंधियों का सामना किए जा रही हैं। वर्षों इस वट की संगति में रहने के कारण दादा वट ही की भांति महान दिखाई देते हैं। आयु में 72 वसंत सर्दियां देख लेने पर भी उनका शरीर अभी तक नहीं झुका और उनकी सफ़ेद दाढ़ी वट की लंबी लंबी दाढ़ियों की भांति उनकी नाभि को छूती हुई मानो धरती को छूने का प्रण किए हुए हैं। मतलब जो उनकी उम्र है वो 72 वर्ष है। दादा मूलराज घर के मुखिया हैं और उनकी आयु वट वृक्ष के समान, जैसे काफ़ी लंबी वट वृक्ष की आयु है उसी प्रकार उनकी भी आयु 72 वर्ष है। और उनकी जो दाढ़ी है वो इतनी सफ़ेद है, उनकी लंबी लंबी दाढ़ियाँ हैं और जो लंबी दाढ़ी है जो कि उनकी नाभि को छूती है और मानो ऐसा लगता है जैसे कि धरती को छू लेगी। दादा का लड़का 1914 के महायुद्ध में सरकार की ओर से लड़ते लड़ते काम आया था। मतलब दादा का जो लड़का था 1914 के महायुद्ध में वो मारा गया था। इसके बदले में सरकार ने दादा को एक मुरब्बा ज़मीन दी थी और इसके बदले में सरकार ने उन्हें ज़मीन दी थी। किंतु दादा सरकार की इस कृपा ही पर संतुष्ट नहीं रहे। अपने साहस, परिश्रम, निष्ठा, दूरदर्शिता और रसूख से उन्होंने 1 के 10 मुरब्बे बनाए। उसने एक ही नहीं, अपनी साहस, हिम्मत और निष्ठा, दूरदर्शिता से उन्होंने बहुत सारे ज़मीनें और भी खरीदी। 1 से 10 ज़मीनें भी खरीदी। उनके 2 बेटे और पोते ज़मीन, फार्म, डेयरी और चीनी के उस कारखाने के काम की देखभाल करते हैं जो उन्होंने हाल ही में अपनी जमीन में लगाया है। सबसे छोटा पोता अभी अभी नायब तहसीलदार होकर इसी कस्बे में नियुक्त हुआ है और कुछ ही दिन हुए उसका विवाह लाहौर के एक प्रतिष्ठित तथा संपन्न कुल की सुशिक्षित लड़की से हुआ है। अब उसके पोते का विवाह, वो नायब तहसीलदार है उनका पोता, और उसका विवाह जो है प्रतिष्ठित तथा संपन्न कुल की सुशिक्षित लड़की के साथ उसका विवाह हुआ है। उनके छोटे पोते परेश का नायब तहसीलदार और उनकी छोटी पतोहू का सुशिक्षित होना अपने में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहले से सरकारी हलकों में उनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाने की संभावना है। गांव में उनका और भी आदर होने लगा है, किंतु साथ ही दूसरी बात से उनके परिवार के लिए संकट भी उपस्थित हो गया है। उनकी तीनों बहुएं जो घर में बड़ी भाभी, मछली भाभी और छोटी भाभी के नाम से पुकारी जाती हैं, सीधी सादी महिलाएं हैं। उन सब में उनकी पोती इंदु भी है, जिसने प्राइमरी स्कूल तक बड़ी सफलतापूर्वक शिक्षा पाई है। सबसे अधिक पढ़ी लिखी समझी जाती है। घर में उसकी चलती भी खूब है और दादा अपनी इस पोती से प्यार भी बहुत करते हैं। किंतु इस ग्रेजुएट छोटी पतोहू के आने से, जो घर में छोटी बहू के नाम से पुकारी जाती है, कुटुंब के इस तालाब में इस प्रकार लहरें सी उठने लगी हैं जैसे स्थिर पानी में बड़ी सी ईंट गिरने से पैदा हो जाती है। अब जो सुशिक्षित बहू आई है उसके आने से परिवार में उथल पुथल मच जाती है। पर्दा इमारत के बरामदे में खुलता है। वास्तव में यह बरामदा घर की स्त्रियों का रादेऊ सम्मिलन स्थल है। मतलब वहाँ बैठकर वो लोग बातचीत करती हैं। दिन भर इसमें कोलाहल मचा रहता है। कभी घर की स्त्रियां यहाँ धूप लेती हैं, कभी चरखे काटती हैं, कभी गप्पे लड़ाती हैं और कभी लड़ती झगड़ती हैं, और कुछ ना हो तो स्नानागार में पड़े कपड़े भी धोया करती हैं। यह स्नानागार बाहर के अहाते में है। दाईं दीवार के कोने में जो दरवाज़ा है उसके साथ ही बाहर को रसोई आदि से निपट कर दोपहर के बाद घर की 2-4 स्त्रियां प्रायः रोज वहां कपड़े धोया करती हैं और निरंतर धप धप की ध्वनि इस बरामदे में गूंजा करती है। सामने दीवार के बाएं कोने में एक छोटी सी गैलरी है, जिसमें पहले मझली बहू और बड़ी बहू के कमरे हैं, फिर मझली भाभी और बड़ी भाभी के छोटी भाभी का कमरा, माँ और जो इंदु की माँ और छोटी बहू बेला की सास है। दाईं ओर है छोटी बहू का कमरा, ऊपर की छत पर है और बाईं दीवार में सीढ़ियाँ बनी हैं जो ऊपर को जाती हैं।
सामने की दीवार के साथ गैलरी के इधर को 2 तख्त बिछे हैं, 1-2 चारपाइयाँ दीवार के साथ खड़ी हैं, एक पुरानी फैशन की बड़ी आराम कुर्सी भी सामने की दीवार के साथ लगी हुई है। दोपहर होने में अभी काफ़ी देर है, अतः बरामदे में अपेक्षाकृत निस्तब्धता है। केवल गैलरी से स्त्रियों के जल्दी जल्दी बातें करने की आवाज़ आ रही है। पर्दा उठने के कुछ क्षण पश्चात इंदु तेज तेज गैलरी से निकलती है और बिखरी हुई सी दाईं तरफ के तख्त पर बैठ जाती है। उसके पीछे पीछे बड़ी बहू शांत स्वभाव से चलती हुई आती है। इंदु की भ्रुकुटी बड़ी चढ़ी है और बड़ी बहू शांत और गंभीर है। ये था आपके ये बताया गया है कि वहाँ का दृश्य जो है वो कैसा है, इसके बारे में बताया गया कि एकांकी का दृश्य भी आपको बताया गया। अब एकांकी आपके यहाँ से शुरू होगी, ठीक है। तो बड़ी बहू इंदु के कंधों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए, आखिर कुछ कहो भी कि क्या कह दिया छोटी बहू ने। तो इंदु चुप रहती है। बड़ी बहू, क्या कह दिया उसने जो इतनी बिफरी हुई हो, तुम उसने ऐसा क्या कह दिया जो तुम इतनी नाराज हो। इंदु क्रोध से, और क्या ईंट मारती। तो गुस्से में आ गई और क्या कहती है, क्या वो ईंट मारेगी। बड़ी बहू, तो कुछ कहो भी, कुछ तो कहो। इंदु, मेरे मायके में यह होता है, मेरे मायके में यह नहीं होता। अपने और अपने मायके के सामने तो वह किसी को कुछ गिनती ही नहीं, हम तो उसके लिए मूर्ख, गवार और असभ्य हैं। इस प्रकार इंदु जो है अपनी उस माँ को बताती है, बड़ी बहू को, कि जो बेला है वो इस तरह कह रही है कि मेरे मायके में ये होता है, मेरे मायके में ये नहीं होता है। अपने और अपने मायके के सामने तो वह किसी को कुछ गिनती ही नहीं, हम तो उसके लिए मूर्ख और गवार और असभ्य हैं। बड़ी बहू आश्चर्य से, क्या ऐसा कहा। इंदु, बैठक के बाहर मिश्रानी खड़ी रो रही थी, मैंने पूछा तो पता चला कि बहू रानी ने उसे काम से हटा दिया है। इंदु ने कहा कि मैं बैठक के बाहर मिश्रानी खड़ी रो रही थी, इसलिए मैंने उससे पूछा कि क्यों रो रही हो। तो उसने कहा कि मुझे बहू रानी ने काम से हटा दिया है। बड़ी बहू आश्चर्य से, काम से हटा दिया है, भला क्या दोष था उसका। इंदु, दोष यह था कि उसे काम करना नहीं आता। बड़ी बहू स्तभित, मतलब आश्चर्य से, काम करना नहीं आता। तो इंदु बोलती है, उस बेचारी ने कहा भी कि मैं 10-5 दिन में सब कुछ सीख जाऊंगी, भला के दिन हुए हैं मुझे अपना काम करते, किंतु बहू रानी ना मानी। किंतु बहू रानी फिर भी नहीं मानी, वो ऐसा कहती रही कि मैं काम सीख जाऊंगी, लेकिन बहू रानी नहीं मानी। झाड़न उन्होंने उसके हाथ से छीन लिया और कहा कि हट तू, मैं सब कुछ स्वयं कर लूँगी। अभी तक इतना तो सलीका नहीं कि बैठक कैसे साफ़ की जाती है, अभी तक इतना भी सलीका नहीं कि बैठक कैसे साफ़ की जाती है। 5-10 दिन में तू क्या सीख लेगी। बड़ी बहू, सलीका नहीं इंदु, मैंने जाकर समझाया कि अभी 10 साल से यही मिश्रानी घर का काम कर रही है, घर भर की सफाई करती है, बर्तन मलती है, कपड़े धोती है, जाने तुम्हारा कौन सा ऐसा काम है जो उससे नहीं होता। और फिर मैंने समझाया कि भाभी नौकर से काम लेने की भी तमीज़ होनी चाहिए। इस तरह इंदु ने कहा कि मैंने उसे समझाया, लेकिन कि उसे तमीज़ होनी चाहिए, घर से नौकरों से काम लेने की भी अपनी एक तरीका होता है। बड़ी बहू, हाँ और क्या। इंदु झट से बोली, वह तमीज़ तो बस आप लोगों को है। मैंने कहा तुम तो लड़ती हो, मैं तो सिर्फ यह कहना चाहती थी कि नौकर से काम लेने का भी ढंग होता है। इस पर तुनक कर बोली, वह ढंग मुझे नहीं आता। मैंने नौकर जो यहीं आकर देखे हैं, क्या वह ढंग मुझे नहीं आता। क्या मैंने नौकर यहीं आकर देखे हैं, क्या मेरे नौकर नहीं थे। फिर कहने लगी, काम लेने का ढंग उसे आता है जिसे काम की परख हो। सुबह शाम झाड़ू देने मात्र से कमरा साफ नहीं हो जाता, उसकी बनावट सजावट भी कोई चीज़ है। न जाने तुम लोग किस तरह इन फूहड़ नौकरों से गुजारा कर लेती हो। मेरे मायके में तो ऐसी गवार मिश्रानी 2 दिन छोड़ 2 घड़ी भी ना टिकती। अगर मेरे मायके में ऐसी मिश्रानी होती तो 2 दिन छोड़ 2 घड़ी भी ना टिकती। बड़ी बहू, कहीं उसने ये सब बातें, बड़ी बहू ने कहा, क्या उसने ये सब बातें कही। इंदु, और कैसे कही जाती हैं, जब से आई है यही तो सुन रहे हैं। नौकर अच्छे हैं तो उसके मायके में खाना पीना होता है, तो अच्छा है तो उसके मायके में कपड़े पहनने का ढंग आता है, तो उसके मायके वालों को हम ना जाने कैसे जी रहे हैं। नाक भौ चढ़ाकर यहाँ, मतलब गुस्से से बोल रही है, यहाँ के लोगों को खाना पीना पहनना ओढ़ना कुछ नहीं आता। हमारे नौकर गंवार, हमारी पड़ोसी गंवार और हम स्वयं गंवार। इस तरह जो है
इंदु बताती है कि जो सुशिक्षित बेला है, बेला नाम की जो बहू है वो पढ़ी लिखी, सुशिक्षित और बड़े घर की बेटी है और वो ये नौकरानी को, मिश्रानी को पसंद नहीं करती है कि वो काम उसका कैसा है, वो काम का तरीका उसे पसंद नहीं आता। इंदु जो है कहती है कि उसे नौकरों से काम लेने का अपना एक तरीका होता है, तो वो तो उसको और गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि मेरे घर में नौकर चाकर हो ही ना, आप ही को यहीं आकर मैंने नौकर देखा है, ऐसा आप कह रहे हो। और वो नाराज़ हो जाती है और इंदु जो है दुखी होकर कमरे से बाहर आ जाती है और बड़ी बहू को इस तरह बताती कि उसने मुझे इस तरह कहा है। बड़ी बहू चकित विस्मित सिर्फ सुनती है। बड़ी बहू चकित हो जाती है और आश्चर्य से सुनती रहती है। इंदु मैंने भी कह दिया, इंदु कहती है मैंने भी कह दिया, क्या बात है भाभी तुम्हारे मायके की, क्या एक नमूना तुम ही जो हो। तो मैंने फिर इस तरह कह दिया कि तुम्हारे क्या बात है तुम्हारे मायके की, एक नमूना तुम्हारे मायके का तुम ही जो हो जिसे हम देख रहे हैं। एक मिश्रानी और ले आती तो हम गवार भी उससे कुछ सीख लेते, अपने साथ एक मिश्रानी भी ले आती तो हम गवार भी उससे कुछ सीख लेते। दाई दीवार के कमरे से छोटी भाभी इंदु की माँ और छोटी बहू बेला की सास प्रवेश करती है। उनके पीछे पीछे रजवा भी है। छोटी भाभी क्यों इंदु बेटी क्या बात हुई, यह रजवा रो रही है, कोई कड़वी बात कह दी छोटी बहू ने इसे। इंदु मीठी वे कब कहती है जो आज कड़वी कहेगी, वो मीठी क्या कब कहती है कि आज कड़वी कहेगी, हमेशा तो कड़वा ही बोलती है। छोटी भाभी यह आज तुम कैसी झली कटी बातें कर रही हो, छोटी बहू से झगड़ा हो गया है क्या। रजवा भरे हुए गले से, माँ जी आज उन्होंने बरबस मुझे काम से हटा दिया, इतने बरस हो गए आपकी सेवा करते, कभी किसी ने इस प्रकार अनादर ना किया था मुझे तो माँ जी आप अपने पास ही रखिए, मैं आज से उनका काम ना करने जाऊंगी। इस तरह रजवा कहती है। जो मिश्रानी है वो रजवा, उसका नाम रजवा है और वो इस तरह कहती है। छोटी भाभी वह तो बच्ची है मिश्रानी, तू भी उसके साथ बच्ची हो गई, मैं तो अभी बच्ची है, तू भी उसके साथ बच्ची बन गई। छोटी भाभी इस तरह मिश्रानी को समझाने का प्रयास करती है। इंदु मुँह बिचकाकर, जी हाँ, इंदु गुस्से में है तो मुँह बिचकाकर कहती है जी हाँ बच्ची है, रोटी को चोची कहती है, उसे तो बात ही कहनी नहीं आती। क्रोध से अपने मायके से के सामने तो वह किसी को कुछ समझती ही नहीं और गज भर की जवान है और मुँह बस चलता है और बाकी कुछ नहीं, काम करना तो कुछ आता है नहीं। बड़ी बहू, बात यह है छोटी माँ की कि छोटी बहू को हमारा खाना पीना पहनना ओढ़ना कुछ भी पसंद नहीं, उसे हमसे, हमारे पड़ोस से, हमारी हर बात से घृणा है। छोटी भाभी चिंता से, फिर कैसे चलेगा, हमारे घर में तो मिलकर रहना, बड़ों का आदर करना, अपने घर की रूखी सूखी को दूसरों की चुपड़ी से अच्छा समझना, नौकरों पर दया और छोटों पर मछली। बहू प्यार से बाहर से हंसती हुई प्रवेश करती है। छोटी भाभी जो है कहती है अपने घर का बताती है कि हमारे घर का तो ऐसा वर्चस्व, ऐसी सभ्यता है कि हम लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, बड़ों का आदर करते हैं और अपने सुख में सुखी रहते हैं, अपने जो भी है हम उसमें ही सुखी रहते हैं। चाहे दूसरे बाहर चाहे कि कोई कितना भी मेवा मिष्ठान खा रहा हो, हमको उससे मतलब नहीं रहता, हम जो खाते हैं हम उसमें ही खुश रहते हैं और नौकरों पर दया करते हैं, छोटों पर प्यार करते हैं। और इतने में मछली बहू हंसती हुई वहाँ पर प्रवेश करती है। मछली बहू खी खी हा हा करती है। इंदु, क्या बात है भाभी जो हंसी के मारे लोटपोट हुई जा रही हो। मछली बहू खी खी हाथ मारती है, हा हा करती रहती है। मछली बहू हंसती हुई वहाँ पर प्रवेश करती हैं। ठीक है, आगे कल पढ़ेंगे। जो समझ में नहीं आया डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।